यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चर्चा करेंगे शिक्षण कौशलों के बारे में। शिक्षण कौशल आपका फर्स्ट पेपर में भी है, आपके शिक्षण विषय में भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो शिक्षण कौशल होते क्या हैं? जैसे कोई काम हम करने जाते हैं तो हमको किसी न किसी हुनर की, किसी न किसी कौशल की ज़रूरत होती है। उस काम को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए कुछ हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए और कुछ हमको ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न कर सकें। शिक्षण भी एक जटिल कार्य है, उसको भी करने के लिए हमारे पास कुछ हुनर होनी चाहिए और कुछ हमारे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए, ऐसी युक्तियाँ होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बन सके। तो शिक्षण कौशल जो होता है वह शिक्षक के हाथ में एक शस्त्र के रूप में होता है, जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। शिक्षण कौशल जो होते हैं वो जो कक्षा में अंतःक्रिया स्थापित होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को और सुधारता है और सुधार लाने का प्रयास उसमें करता है। तो शिक्षण कौशल का अर्थ जो होता है शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कार्य में कुशलता शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव तौर तरीके से इसका जो संबंध हम जोड़ते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार शिक्षक को शिक्षण करते समय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कुछ शिक्षण कौशलों की चर्चा करें तो सबसे पहले एलन और रायन ने अपनी एक पुस्तक उन लोगों ने लिखी। एलन और रायन ने एक पुस्तक लिखी माइक्रो टीचिंग, और 1969 ईस्वी में इन लोगों ने बताया कि शिक्षण के कुल 14 कौशल होते हैं, जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिक बीके पासी की पुस्तक बिकमिंग बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच 1976 में 13 शिक्षण कौशलों की सूची बीके पासी ने दी है। अब जो शिक्षण कौशल होते हैं उसमें सबसे पहला जो शिक्षण कौशल होता है वो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है। जब हम जाते हैं क्लास में तो सबसे पहले हम जब बच्चों के पूर्व व्यवहार का पता लगाते हैं, पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, उनकी अभिवृत्तियों का पता लगाते हैं, उनकी रुचियों का पता लगाते हैं, तो पाठ प्रस्तावना कौशल एक महत्वपूर्ण घटक होता है हमारे पास, एक महत्वपूर्ण एक कौशल होता है हमारे पास। तो बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ प्रस्तावना कौशल में को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, तो इसको हम किसी कहानी के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी रेखा चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी उदाहरण के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 3-4 प्रश्न पूछ करके भी हम प्रस्तावना पूछ कर सकते हैं, या हम किसी पोस्टर, बैनर, चार्ट को दिखा करके भी प्रस्तावना कर सकते हैं। वो एक प्रकार से शिक्षक और छात्र के बीच की वार्ता होती है, जिससे शिक्षक बच्चों के पूर्व व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि बच्चे को आज कुछ नया सिखाना है और जो नया सिखाना है उससे संबंधित कौन कौन सी बातें बच्चा पहले से जानता है, ये पाठ प्रस्तावना कौशल बताएगा। उसके आगे ह्यूजेज ने प्रस्तावना के लिए 3 प्रविधियां बताई हैं। ह्यूजेज ने कुल कहा कि 3 प्रकार से हम प्रस्तावना कर सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना होगा, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों का अलग अलग मानना होगा। तो ह्यूजेज ने प्रस्तावना को 3 प्रकार से पेश करने की बात की है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछ करके हम पाठ प्रस्तावना कर सकते हैं, श्यामपट्ट पर आकर्षक ढंग से लिख करके हम प्रस्तावना कर सकते हैं, और पिछले पढ़ाए गए पाठ का संक्षिप्त उल्लेख करके हम पाठ प्रस्तावना कर सकते हैं। तो ये पाठ प्रस्तावना किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में ह्यूजेज ने बताया। अब अगर पाठ प्रस्तावना के घटक की बात की जाए कि इसमें हम किस पे ध्यान देते हैं, घटक का मतलब कि हम जहाँ ज़्यादा जोर देते हैं, जिस कौशल में हम जहाँ पर ज़्यादा जोर देते हैं वही उसका घटक कहलाता है। तो जब हम प्रस्तावना करते हैं बच्चों की अभिवृत्तियों, बच्चों के दृष्टिकोण, बच्चों की रुचियाँ, बच्चों की अभिरुचियाँ, बच्चों के पूर्व ज्ञान का जब हम पता लगाते हैं तो वहाँ सबसे पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए।
उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग वहाँ भी करना चाहिए और समुचित समयावधि में ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 35 मिनट केवल प्रस्तावना करते रह जाइए। विद्यार्थियों की योग्यता, ध्यान एवं रुचि का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना का उन्नत प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो ये घटक हैं, 6 घटक मुख्य रूप से यहाँ लिखा गया है। घटक कोई निश्चित संख्या नहीं है कि 5 घटक, 6 घटक, 8 घटक, घटक बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ 6 घटक हमने चर्चा किया। दूसरा आता है प्रश्नीकरण कौशल। प्रश्न कौशल में आइए तो प्रश्न कौशल आप जानते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिना प्रश्न के पूछे हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना ही नहीं सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्नों का एक विशेष महत्व होता है। प्रश्नों के आधार पर ही शिक्षक विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, छात्रों को पढ़ाता है और उसके प्रति रुचि विकसित करता है। कोई भी शिक्षक इस कौशल में जितना ज़्यादा निपुण होगा उतना ही वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सक्षम होता है। प्रायः प्रश्न कौशल में प्रश्नों के स्वरूप, प्रश्न करने के तरीके, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, प्रश्नों की पुनरावृत्ति तथा नवीन तथ्य प्रतिपादित करने वाले प्रश्नों की कला के बारे में छात्राध्यापकों को अवगत कराया जाता है। अब प्रश्न कौशल के घटक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्नों की बनावट पे अगर हम देखें तो इसमें हम प्रश्नों की बनावट में किस किस पे ध्यान देते हैं, कहाँ पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो प्रश्नों का जो स्वरूप हो छोटा होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध होना चाहिए और विषय वस्तु से वह प्रश्न संबंधित होना चाहिए। दूसरा, हम प्रश्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक घटक है प्रश्नीकरण कौशल का। इसमें प्रश्न करने की जो गति है वह अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत स्लो होनी चाहिए, ना बहुत स्पीड में होनी चाहिए। प्रश्न करने की जो आवाज़ है, आवाज़ एक सामान्य रूप में होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत धीमी होनी चाहिए। प्रश्नों का क्लास में उचित वितरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही छात्र को बार बार आप खड़ा करके प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी के ऊपर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप किसी एक साइड में बैठे हुए बच्चों से ही हमेशा प्रश्न करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए और प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वह क्लास में सामूहिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तर एक एक से लिए जाते हैं। प्रश्नों के परिणाम के बारे में चर्चा करें। उसके बाद आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल कक्षा में शिक्षक अपने विचार तथा ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस कौशल का उपयोग करता है। कोई भी विषय का शिक्षण हो बिना व्याख्यान के वह कंप्लीट नहीं होगा। इसके जो घटक, मुख्य रूप से जो घटक हैं, व्याख्या शुरू करने की योग्यता सब में नहीं होती है। तो सबसे पहले व्याख्या शुरू करने की योग्यता टीचर के पास होनी चाहिए। भाषा, जो व्याख्यान कर रहा है उसकी भाषा क्या है, सरल है या कठिन है, पाठ की गति क्या है, यानी जब वो व्याख्या देता है, भाषण देता है, तो उसकी गति उसमें क्या होती है, और व्याख्यान करते समय क्या वह दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग कर रहा है, रुचिकर उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है, रुचिकर जो उसकी विधियां हैं उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ स्पष्ट है या नहीं स्पष्ट है। फिर उसके बाद व्याख्यान समाप्त करने की जो योग्यता है वह उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद दृष्टांत कौशल आता है। दृष्टांत कौशल जो होता है इसे भी व्याख्या कौशल ही एक तरीके से कहा जाता है। कक्षा में कुछ जो कठिन प्रत्यय होते हैं उन कठिन प्रत्ययों को आसानी से समझाने के लिए कुछ जो उदाहरण का प्रयोग किया जाता है उसी को दृष्टांत कौशल कहा जाता है। शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को सरल तथा स्पष्ट बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग करेगा, उदाहरणों का प्रयोग करेगा, स्पष्टीकरणों का प्रयोग करेगा, तो समझ लीजिए कि वह दृष्टांत का प्रयोग कर रहा है। तो यही दृष्टांत व्याख्या कौशल या उदाहरण कौशल इसी को कहा जाता है। सरल उदाहरणों का चयन किया जाना चाहिए, इसमें ये पहला घटक है। उदाहरण रुचिकर होने चाहिए, ये दूसरा घटक है। उदाहरण के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन होना चाहिए, तीसरा घटक है। उदाहरण के लिए उपयुक्त विधियों का चयन होना चाहिए, ये चौथा घटक है। और दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए, ये पांचवा घटक है। तो इस तरीके से ये
कुछ शिक्षण कौशल जो थे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पांचवा था उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में कि जब हम आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, एक ही तरीके से अगर बोलें तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो सब जब बोलने का भी अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है कि किस प्रकार से आवाज़ में आपके उतार चढ़ाव होनी चाहिए, कहाँ आपको आवाज़ तेज़ करनी है, कहाँ आपको आवाज़ धीमी करनी है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ कितनी देर रुकना है, ये एक स्टाइल होता है। तो ये इसी को कहा जाता है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य पाठ को प्रभावशाली बनाना होता है। इस कार्य के लिए शिक्षक कई प्रकार की विधियों प्रविधियों का प्रयोग करता है। कक्षा में विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक कई प्रकार के उद्दीपन प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है। इन उद्दीपनों में शिक्षक स्वयं भी उद्दीपन के रूप में कार्य करता है, जैसे शिक्षक का शरीर संचालन, हाव भाव, मुख मुद्रा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, भाव केंद्रीकरण, विराम प्रयोग, दृश्य श्रव्य के क्रम में परिवर्तन। शिक्षक इन सभी पक्षों में विभिन्नता लाकर विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर हम इसके घटक की बात करें तो शरीर संचालन पहले आता है कि आप क्लासरूम में बहुत ज़्यादा घूम टहल के पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं ठीक है, एक जगह खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं ठीक है। समय समय पर आप अपने स्थान को परिवर्तित कर दीजिए, ये अच्छा है। हाव भाव या मुख मुद्रा आपका किस प्रकार रहता है जब आप पढ़ाते हैं, आवाज़ में उतार चढ़ाव किस प्रकार का है जब आप शिक्षण कार्य करते हैं, भाव केंद्रीकरण जो है आपका भाव क्या होता है पढ़ाने का, और दृश्य श्रव्य सामग्री जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्रम में आप किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, और लास्ट में जो विराम चिन्ह है उसका आप किस प्रकार से यूज करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ ज़्यादा समय रुकते हैं, कहाँ कम समय रुकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पुनर्बलन कौशल रेनफोर्समेंट आप जानते ही हैं कि बच्चों को हम इससे क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षण अधिगम में को प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थियों को हम इसके द्वारा अभिप्रेरित करने का प्रयास करते हैं। स्किनर का जो मत है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना अथवा सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित होते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार, प्रशंसा और शाबाशी आता है। ऋणात्मक पुनर्बलन में डांटना, फटकारना आदि आता है। इसके घटक हैं प्रशंसा वाले कथनों का प्रयोग करना, छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना, विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाना, विद्यार्थियों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, उचित हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करना, यथोचित पुनर्बलन का प्रयोग करना, धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना और ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना, ये सब इसके घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल को आप जानते हैं कि जब हम कोई काम करके बच्चों के सामने प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, तो वही प्रदर्शन कौशल होता है। और यह ज़्यादातर साइंस ग्रुप के जो विषय होते हैं उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कार्यों को करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उनके सामने प्रदर्शन किया जाए जिससे बच्चे उसको देखें। उसके बाद लास्ट में आता है पाठ समापन कौशल। पाठ समापन कौशल में शिक्षण प्रक्रिया का जिस प्रकार प्रारंभ जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए, उसी समय उसका जो अंत हो उसी प्रकार उसका अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक छात्राध्यापक को पाठ समापन कौशल में दक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाना शुरू किया और लास्ट में जाते जाते लगा कि अब आप बोर हो रहे हैं, बच्चे भी बोर हो रहे हैं। पहला है मूल पाठ से संबंधित प्रश्न का प्रयोग किया जाना चाहिए, मूल पाठ से संबंधित कथन का प्रयोग किया जाना चाहिए, शिक्षार्थी सहयोग से श्यामपट्ट सारांश का लेखन होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का अवसर छात्रों को देना चाहिए और लास्ट में पर्याप्त ज्ञान का विविध परिवेश में प्रयोग लाना बच्चों को सिखाना है। तो ये था कुछ शिक्षण कौशल जो जल्दी जल्दी हमने आपको बताया, क्योंकि समय है नहीं तो आप धीरे धीरे करके आप इसको एक बार देख लेंगे तो कुछ चीज़ें दिमाग में रहेंगी, तो अगर प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। केवल इसका उद्देश्य जो था यही था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।